मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़बरदस्त हो गए। मैं सब राहुल भदौरिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दिल खोल के तहे दिल के साथ। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल राहुल भदौरिया क्लासेस में। ये वीडियो बन रहा है क्लास 11 फिजिक्स के लिए। और गाइस 11th क्लास स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूँ कि लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन को आपने ड्राइव किया था और साथ में एपरेंट वेट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या होता है कि बेसिकली ये एक सिस्टम के लिए काम करता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें बाहर का किसी भी प्रकार का फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा है, तो बेसिकली वो सिस्टम आपस में ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनके थ्रू जो चेंजिंग मोमेंटम आ रहा है दूसरे पर फोर्स लगाने के बाद भी उस पूरा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस होने के बाद भी वो एक ओवरऑल जो टोटल वेक्टर सम होगा मोमेंटम का वो हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। जो आपस में दूसरे पर लग रहा है उसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम ए है और एक बॉडी बी है। तो अगर इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब बॉडी बी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये बोला जाएगा बेसिकली बॉडी ए के थ्रू जो बी पर फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? एफ बी ए। और बी जो ए पर डालेगी वो क्या हो जाएगा? एफ ए बी। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, इंडिविजुअल में देखता हूँ कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो पी ए है और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो पी बी है। अगर हमने बॉडी ए और बॉडी बी को कोलैप्स कर देते हैं डेल्टा टी टाइम तक, ठीक है ना, कोलैप्स कर देते हैं और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, तो बेसिकली ये बॉडी ए और ये बॉडी बी कोलैप्स के बाद तो इसका लीनियर मोमेंटम पी ए और इसका लीनियर मोमेंटम पी बी हो जाएगा, पी बी डैश। तो हमें कंजर्व लिखना है। कंजर्व का मतलब हमें ये बताना है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व, यानी कि टकराने से पहले जो बॉडी का जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था वही लीनियर मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है टकराने के बाद भी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बताता चलूं कि इसका कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि अगर एक सिस्टम है, सिस्टम में 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल जो कुछ भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये बॉडी पार्टिकल्स आपस में दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम है उसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा, लेकिन ओवरऑल जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहलाता, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है? दो बॉडी थी जो मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, दूसरे पर फोर्स डाल रहे हैं। ए डाल रहा है एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बेसिकली। तो अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि मान के चलिए जैसे ये एफ बी ए है तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मतलब ए पे वजह से, इसमें अगर हम डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी पर फोर्स था, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम का मतलब ये हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसमें? फोर्स किसमें लग रही है? बी में, तो ये हो जाएगा इन बी। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन बी। तो बी में जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ तो फाइनल मोमेंटम आया पी बी डैश और इनिशियल मोमेंटम था पी बी। ठीक है। अब ये इसको रिवर्स डाल रही है तो बेसिकली एफ ए बी आ जाएगा इनटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ए, वो क्या हो जाएगा? फाइनल पी ए डैश है और इनिशियल पी ए था। अब वेरी ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा ये चेंज इन मोमेंटम का डेल्टा टी दोनों में सेम था बाय थर्ड लॉ। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, तो जब थर्ड लॉ पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली एफ ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस एफ बी ए के इक्वल। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में एफ बी ए का मतलब हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन है, तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि बेटा ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन में चला जाएगा लीनियर मोमेंटम के लिए जब हम फोर्स की बात करेंगे, इक्वल्स टू ये बन जाएगा पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। से डेल्टा टी क्या हुआ? कैंसिल। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी आपके लिए कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? पी ए डैश माइनस पी ए और माइनस बन जाएगा पी बी डैश प्लस पी बी। ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हैं, पी बी को डैश को इधर और पी ए को इधर, तो ये बेसिकली बन जाएगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल्स टू पी बी प्लस पी ए। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम आ रहा है उसकी वैल्यू, और जो मोमेंटम से पहले का कोलिजन आ रहा है, कोलिजन से पहले का मोमेंटम आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम का जो अमाउंट है वो कंजर्व रह रहा है, आपस में टकराए, उसके पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो वही दे रहा है जो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद का दे रहा है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। तो ये हमेशा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो राइट नाउ आपके साथ डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो ये कोलिजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जो अभी आपके साथ डिस्कस किया गया। आई होप आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर दिखाना चाहूँगा। जैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप पढ़ते हो रिक्वायलिंग ऑफ गन, यानी कि कोई भी गन किस हिसाब से रिकॉइल करती है, किस हिसाब से वो बाहर, जब मान के चले रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है जब भी गन, सपोज मेरी गन पे, सपोज ये गन है और यहाँ से जब बुलेट बाहर जा रही है तो ये पूरा का पूरा रिकॉइल करता है, यानी कि रिटर्न मारता है। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे रिटर्न मारता है, तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे रिटर्न मारता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस पे मारता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेसिकली बुलेट निकली है तो ये निकल के आएगा लीनियर मोमेंटम, देखिएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ गन, और इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर गन और बुलेट एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं बुलेट, मान के चलिए बुलेट का मास m1 ले लो और उसका जो वेलोसिटी है वो v1 ले लो, और गन की मास m2 ले लो और उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 ले लो। 0 हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है ना। तो यहाँ पर m1 v1 अपॉन m2 आ जाएगा v2। अब बिकॉज v2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव है तो निगेटिव साइन यहाँ पे दिखाता है, साइन शोज कहने का मतलब रिकॉइलिंग, जो निगेटिव साइन है वो यहाँ पे रिकॉइलिंग दिखाता है कि ये पीछे यानी कि रिकॉइल हो रहा है। क्या मतलब था यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m1 को, तो लिख लेते हैं मास ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ बुलेट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। v1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी। उसी तरीके से m2 आप दिखा देंगे मास ऑफ गन, और v2 दिखा देंगे वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि गन की वेलोसिटी। तो यह आ जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी कि m1 v1, लीनियर मोमेंटम ऑफ गन यानी कि m2 v2 इक्वल्स टू 0, यानी कि बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम इक्वल्स टू 0। तो बुलेट का ये रहा, गन का ये रहा, आपने इसको ट्रांसफर किया, और जो गन की वेलोसिटी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है, रिकॉइल मतलब पीछे हटता है। तो ये भी किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेगा, और उसके बिहाफ पर ये सॉल्व हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक जब भी हम दैट इज़ वाई कि जब भी हम मान के चले बुलेट शूट करते हैं गन से तो हमेशा उसको बहुत टाइटली पकड़ते हैं। टाइटली इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि व्हेन यू शूट द बुलेट, जब हम बुलेट को शूट करते हैं तो बुलेट तो बहुत तेजी से आगे जाती है, उसी इक्वल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से सेम मोमेंटम के साथ आपके जो गन होता है वो पीछे बैक मारता है। अगर आप लूज पकड़े होगे तो आपके शोल्डर में लग जाएगी, आपका शोल्डर टूट भी सकता है। तो बेसिकली बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है हमें उसे, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉसिबल रीजन। चलिए इसके बाद आपके साथ डिस्कस की जानी चाहिए सेकेंड लॉ की। देखिए बेटा, अब हम बात करने वाले हैं व्हाई द सेकेंड लॉ इज कंसीडर्ड एज रियल लॉ, यानी कि सेकंड लॉ की हम बात कर चुके। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि विच लॉ इज रियल लॉ, तो आपको क्वेश्चन है सेकंड लॉ इज कंसीडर्ड एज रियल लॉ। तो ये समझ लीजिएगा जो आपका सेकंड लॉ है इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज रियल लॉ, यानी कि हम सेकंड लॉ को रियल लॉ कहते हैं। इसका क्वेश्चन है व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो वो हम वेरीफाई करने वाले हैं कि व्हाई डज सेकंड लॉ इज कंसीडर्ड एज रियल लॉ, यानी कि सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है, सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है, सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ था क्या, सेकंड लॉ होता है कि F इक्वल्स टू एम ए, पहला, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट लॉ को ड्राइव करते हैं। सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाय यूजिंग सेकंड लॉ वी कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ।
यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही लॉ इस सेकंड लॉ का पार्ट होते हैं, इस सेकंड लॉ में कंबाइंड होते हैं। तो इस अकेले एक लॉ को समझकर हम इन दोनों लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, रियल लॉ। जैसे सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल्स टू एम निकल के आता है। ए का मतलब क्या होता है, मान के चलो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम F इज नॉट देयर, F जीरो है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाई है, आपने F को जीरो कर लिया, तो जीरो इक्वल्स टू एम है। एम कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि एम बॉडी का मास है। मास तो यार कुछ ना कुछ होगा ना, भले ही कम से कम हो, लेकिन अगर बॉडी है तो उसका मास तो होगा ही होगा, तो मास तो होगा ही होगा। तो बेसिकली इस सिचुएशन को कंसीडर करने का मतलब आपको ए लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए, एक्सलरेशन होना ही चाहिए। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्डिंग देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, कोई भी बॉडी अपने मोशन में है तो उस मोशन को कंटिन्यू करती जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अगर बॉडी चल रही है तो वो उसी वेलोसिटी से चलेगी। अगर एक्सलरेशन जीरो है, एक्सलरेशन जीरो क्या डिफाइन करता है, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। अगर हम बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, यानी कि अगर F नहीं है तो A भी नहीं है। ठीक है, यही होता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था बेटा, अगर बॉडी अपनी जिस पोजीशन में होती है, जिस मोशन में होती है, जिस स्टेट में होती है, वो उसको कंटिन्यू करने के लिए इंटेंडेड होती है जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर वो जिस वेलोसिटी के साथ चल रही है वो उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी जब तक आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। तो फोर्स लगा के ही आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो बेसिकली। दैट वाज द पॉइंट इन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर भी ये आ रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो तो बॉडी एक्सेलरेशन में भी नहीं जा रही है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ है वो उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू कर रही है। सो फर्स्ट लॉ इज इनबिल्ट इन सेकंड लॉ। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज अ पार्ट ऑफ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ इज अ पार्ट ऑफ सेकंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ के बाद हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड, किस तरीके से थर्ड लॉ इसमें आता है। तो थर्ड लॉ किस तरीके से आता है, तो थर्ड लॉ की अगर हम बात की जाए, देखिएगा थर्ड लॉ की कैसे बात की जाएगा। थर्ड लॉ कैसे होता है, जैसे मान के चलिए वही बात है कि ये ए है, ये बी है, ए ने इस पे फोर्स डाला F1, ये इस पे फोर्स डाल रहा है F2, ठीक है ना। तो अगर ए पे फोर्स डाला तो फोर्स जाके इस पे गिरेगा, इसके मोमेंटम को चेंज करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा F1 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। उसी तरीके से ये इसमें डालेगा F इंटू डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी है। तो ये इसने क्या किया, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज किया, ठीक है ना। ये क्या किया, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज किया। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे, F इंटू डेल्टा टी प्लस F2 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो। भाई ये तो लॉ आएगा ही नहीं, थर्ड लॉ का ये क्या हुआ, ये इसका पार्ट है। तो आप इसको जब ट्रांसफर करोगे F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू F2 इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2। दिस इज कॉल्ड थर्ड, दिस इज थर्ड लॉ। यही थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन और चेंज इन मोमेंटम, यानी कि ये क्या है, देखो F1 इंटू F2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो रूल होता है ये किसमें आएगा, सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ को यूज करके हम क्या डिराइव कर रहे हैं, थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन से द सेकंड लॉ इज रियल लॉ। इन दोनों में, इन तीनों में बेसिकली जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ माना जाता है, क्योंकि बाय यूजिंग सेकंड लॉ हम थर्ड और फर्स्ट दोनों लॉ को अच्छी तरीके से आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। बाय यूजिंग थर्ड सेकंड लॉ वी कैन आल्सो ड्राइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये चीज आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कनेक्टेड मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। कनेक्टेड मोशन, तो कनेक्टेड मोशन किस तरीके से काम करता है गाइस, कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन का मतलब जैसे ये एक फ्रिक्शनलेस पुले है, यहाँ पर दो वेट लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वेट M1 है और यहाँ पर वे मास लगा हुआ है M2। तो वेरी ऑब्वियसली ये यहाँ पर M2G नीचे की तरफ जा रहा है और ये M1G नीचे की तरफ जा रहा है। M2 इज ग्रेटर देन M1, तो बेसिकली ये नीचे की तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन से। अगर ये नीचे जा रहा है तो पुली की वजह से ये क्या जा रहा है, ऊपर,
ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। m1 इज ग्रेटर, सॉरी m1 है, m1 लिया था मैंने, m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो आराम से m1 की जो बॉडी है वो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इस केस में यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बॉडी पे काम करने वाला नेट फोर्स, तो बेसिकली ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो बॉडी पे काम करने वाला नेट फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन m1, तो m1 पे काम करने वाला नेट डाउनवर्ड फोर्स। एक और बात जो यहाँ पे बिल्कुल इजी लगेगी, वेट नीचे लग रहा है, टेंशन जो होगी वो बेटा ऊपर की तरफ लगेगी। इसमें जो टेंशन होगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। तो बिकॉज ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ देखिएगा m1g जो होगा वो यहाँ से बेटा बड़ा होगा, माइनस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और नेट फोर्स काम करेगा इसमें F1 यानी कि m1 है। इसको हम एज इट इज इक्वेशन 1 कर देंगे। नेट फोर्स ऑन m2, इस पे कितना काम हो रहा है, इसमें बिकॉज t ऊपर की तरफ जा रहा है और बॉडी भी ऊपर ही जा रही है, तो t इज ग्रेटर देन, तो t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड को ऐड, m1g माइनस t और t माइनस m2g, ये वैल्यू क्या देगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा m1a प्लस m2a, t से t कैंसिल हो जाएगा, g को कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2। अब आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए a, g इधर आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कनेक्टेड मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। अगर हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी तो हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्या था, m1g माइनस टी, और सेकंड क्या था, t माइनस m2g इक्वल्स टू क्या आया था, m1a अपॉन m2a, a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बेटा, तो m2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, m1g माइनस टी, और m1 में मल्टीप्लाई कर देंगे t माइनस m2g, तो ये क्या हो जाएगा, m2 m1g माइनस m2t, m1t, और ये आ जाएगा m1 m2g, बस केवल अंदर मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, t को उधर एक साइड कर देंगे, तो m2 m1g, इसको ट्रांसफर कर देंगे m1 m2g, और यहाँ पे क्या आएगा, m1t प्लस का m2t, तो ये तो 2 ऐड हो जाएगा, 2 m1 m2g, और यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन है और ये एक्सेलरेशन है। तो जब टेंशन निकालनी होगी बेटा तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड मोशन, मतलब कि अपने वेट की वजह से ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो दोनों एक ही पुली से कनेक्टेड है, दोनों में एक साथ कनेक्ट मोशन हो रहा है ड्यू टू देयर वेट, एंड इट इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, कोई डाउट उसे पूछते रहिए। टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिजिक्स के बहुत ही अद्भुत दुनिया में पढ़ते रहिए गाइज, और मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय, सी यू।